नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के दावेदारों के दावेदारी की, उनके मजबूत और कमजोर पक्षों की और मुख्यमंत्री बनने की उनकी संभावनाओं की। हमने अपने एग्जिट पोल में जो दिखाया था, चुनाव के परिणाम उसी के अनुरूप ही आए। तीनों राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत हुई और अब मुख्यमंत्री के नाम पर माथापच्ची जारी है। वैसे पार्टी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि दावेदारों के रूप में जिनका भी नाम मीडिया में चला, उनका पत्ता समझो कटा। और इस लिहाज से कोई भी ऐसा नाम बचा नहीं है जिसका नाम मीडिया में चला नहीं हो। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी दावेदारी भले ही पेश नहीं कर रहे हो, लेकिन मीडिया वाले को यह जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का ना तो मैं दावेदार था और ना ही मैं दावेदार हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मौन साधे सब कुछ देख और सुन रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, बीडी शर्मा सभी अपने अपने दावे अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नाम की चर्चा है, लेकिन वो भी पार्टी के आदेश की बात कर इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष अरुण साव, सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित करीब 6 नाम चर्चा में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उबाल है। पहले महारानी वसुंधरा राजे से विधायकों के मिलने का दौर शुरू हुआ और फिर जब आलाकमान ने नजर टेढ़ी की तो विधायकों के सुर भी बदले और वसुंधरा जी भी सफाई देने दिल्ली पहुंच गई और अनुशासित कार्यकर्ता होने की बात करने लगी। और अभी फिलहाल जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हो रही है। सांसद दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र शेखावत, बाबा बालकनाथ और सीपी जोशी सभी नाम मीडिया में चलने लगे हैं और राजनीतिक भविष्यवाणी होने लगी है। तर्क दिए जाने लगे हैं कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और क्यों होगा वह मुख्यमंत्री। इन सब से जुड़े हुए सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री के नाम का निर्णय लेने में क्यों हो रही है देरी, किस फार्मूले पर आखिर तय किया जाएगा मुख्यमंत्री का नाम, और क्या आलाकमान चुनाव से पहले ही तय कर चुके थे तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ भी होंगे, पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे, उनसे करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका परिचय करवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। अब कहा यही जा रहा है बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी सरप्राइज प्लान तैयार कर रही है। आगे क्या होगा इसकी भनक फिलहाल किसी को नहीं है। बीजेपी पहले भी ऐसा करती रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना हो या उत्तराखंड में धामी पर फैसला। गुजरात में भी सीएम बदला तो भी वही सस्पेंस बना रहा। इस बार भी तीनों राज्यों में सीएम के नाम को लेकर चर्चा बहुत सारे नामों को लेकर है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 2 फैक्टर देख रही है, एक तो ओबीसी, दूसरा महिला वोटर। पीएम मोदी भी महिला वोटरों पर जोर दे रहे हैं। भारत के हर राज्य में महिलाओं का वोट 50% है। साथ ही विपक्ष ओबीसी की राजनीति भी कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में 2024 को ध्यान में रखते हुए या तो ओबीसी चेहरा सामने आ सकता है या फिर कोई महिला चेहरा भी हो सकता है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं तीनों राज्यों में सीएम पद के दावेदारों पर। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा क्षेत्र बुधनी, 18 साल से सत्ता पर काबिज, 4 बार मुख्यमंत्री, 6 बार विधायक, महिलाओं में लोकप्रिय, 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। कमजोर पक्ष, काफी दिनों से सीएम है, चेहरा बदला जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर, विधानसभा क्षेत्र दिमनी, मजबूत पक्ष, एमपी में शिवराज के बाद सबसे बड़ा चेहरा, पीएम मोदी के करीबियों में से एक है, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री। कमजोर पक्ष, कुछ इलाकों में पकड़। प्रहलाद पटेल, नरसिंहपुर विधानसभा, मजबूत पक्ष, केंद्र की राजनीति कर रहे, ओबीसी वर्ग का होना। कमजोर पक्ष, एमपी में कम पकड़, लोगों में कम लोकप्रिय। अब राजस्थान पर नजर डालते हैं। राजस्थान के सीएम की रेस में वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम, विधानसभा क्षेत्र झालरा पाटन, मजबूत पक्ष, पूर्व सीएम।
राजस्थान में मजबूत पकड़, कमजोर पक्ष, केंद्रीय नेतृत्व से संबंध कम, बीजेपी चेहरा बदल सकती है। सांसद बाबा बालकनाथ, विधानसभा क्षेत्र तिजारा, मजबूत पक्ष, कट्टर हिंदूवादी छवि, लोगों में लोकप्रिय, कमजोर पक्ष, विवादास्पद टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। दिया कुमारी, विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर सीट, मजबूत पक्ष, जयपुर राजघराने से आती हैं, केंद्रीय नेतृत्व में अच्छी पकड़, कमजोर पक्ष, लोकल राजनीति में कम पकड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मजबूत पक्ष, रेल मंत्री हैं, पूर्व में प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं, कमजोर पक्ष, लोकल राजनीति में कम पकड़। छत्तीसगढ़ की रेस में रमन सिंह, विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव, मजबूत पक्ष, पूर्व सीएम मुख्यमंत्री, 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के सीएम का अनुभव, कमजोर पक्ष, चेहरा बदलने पर विचार। मजबूत पक्ष, रेणुका सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, आदिवासी समाज से रमन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, कमजोर पक्ष, लोगों में कम लोकप्रिय। तो माथापच्ची जारी है। तीनों राज्यों में दर्जनों दावेदार हैं, तीनों राज्यों को मिलाकर के, और चुना किसी तीन को जाना है। हर एक राज्य से एक को मुख्यमंत्री चुनना है। और केंद्रीय जो टीम है, खासतौर पे मोदी और शाह, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये दोनों लोग जो है लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी भी बात हो रही है, ऐसे भी लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि शायद नेताओं ने नाम पहले तय कर लिया है और अभी जो कवायद चल रही है मिलने मिलाने की, वो इसलिए है ताकि जिनका नाम नहीं चला है उनको शांत किया जा सके, उन तक मैसेज दिया जा सके। नाम पहले से तय है, और अगर तय नहीं भी है तो केंद्रीय नेतृत्व ही जो है वो तय करेगा, और बगावत नहीं हो, क्योंकि सामने जो है 2024 का चुनाव है। और उसी के लिहाज से किस फार्मूले पर विचार हो, किस फार्मूले के आधार पर नाम तय हो, ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो और जो भी नाम आए उससे 2024 की लड़ाई मजबूत हो, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल गर्ग जी है राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, संजीव दुबे कांग्रेस प्रवक्ता है, और सुमित श्रीमल है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो मैं श्रीमल जी से करना चाहूँगा। श्रीमल जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है तीनों राज्यों को लेकर के, हालांकि चारों राज्य था लेकिन कांग्रेस ने बाजी मार ली। आज उनके मुख्यमंत्री ने जो है वो शपथ ले ली, और उन्होंने कोई ज़्यादा देर नहीं की और तत्काल जो है उनका निर्णय था, और करीब करीब पहले से ही तय था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधा मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली। लेकिन बीजेपी में माथापच्ची का दौर जारी है। किस फार्मूले पे विचार हो रही है, देरी क्यों हो रही है, क्या है फार्मूला, क्या दावेदार ज़्यादा हो गए हैं इसलिए देरी हो रही है? बीजेपी को ये भय हो रहा है कि कहीं दावेदार ज़्यादा होने से जिनका नाम नहीं तय होगा, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, अगर नाराज़ हो गए तो पार्टी को नुकसान ना हो जाए। क्या सोचा जा रहा है, देरी क्यों हो रही है? जी आदरणीय मुकेश, ताकि कोई जब परिवार बड़ा होता है, जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो वास्तव में उसमें एक समय लगता है। और आप देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है, और भारी बहुमत से जीतने के कारण जनता ने हमको विश्वास से यहाँ पर चुना है भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास था, उनकी जो योजनाएं थी, उन्होंने जो बताया था कि उनकी जो गारंटियां हैं, उसको जनता ने स्वीकारा है। और कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो कुनीति और कुशासन किया, उसको जनता ने वोट की चोट से उनको बाहर फेंक दिया। मेरा निवेदन यह है कि अब वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक विश्व के नेता बनकर उभरे हैं, उनके पास में तीनों राज्यों के लिए बिल्कुल जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी प्रकार की जो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि नकारात्मकता कुछ भी नहीं है कि देरी क्यों हो रही है, क्योंकि अगर एक राज्य के लिए अगर वो तुरंत प्रभाव से इसका डिसीजन लेते हैं तो उनको तीनों राज्यों का लेना है डिसीजन। और वास्तव में आप ये मान के चलिए कि एक राज्य, 2 राज्य, तीनों राज्य जल्दी से जल्दी इनके डिसीजन आने वाले हैं, जो कि संसदीय बोर्ड जो हमारा गठित किया गया है, हमारे जो आला कमान और प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो उसको जल्द से जल्द और 1-2 दिन में ही आपके सामने बिल्कुल इसके परिणाम होंगे। और जैसा कि हर बार पूर्व में जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां पूरे देश की जनता और हमारे मीडिया, जो आप सभी लोग, मतलब एक चौंकाने वाला फैसला उन्होंने किया है, और वो परिणाम स्वरूप आप देखिए कि वो बहुत अच्छा भी रहा। जहां देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी जब सीएम बने थे, बिल्कुल तो सरप्राइज देने में आपकी पार्टी जो है वो माहिर है और सरप्राइज देती है। और लोगों को इस बार भी लग रहा है कि
कुछ सरप्राइज होगा, लेकिन ये सरप्राइज कितना बड़ा होगा और जो लोग दावेदार हैं वो कितने सरप्राइज्ड होंगे इस फैसले को सुन के, मुझे तो उस क्षण का इंतजार है। और मुझे लगता है कि बहुत बेसब्री से सभी लोगों का इंतजार होगा। अनिल गर्ग जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भी इंतजार है। अनिल गर्ग जी, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं संदीप दुबे जी, मैं उनके पास जाना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस को भी इंतजार है। ये केवल बीजेपी का इंतजार नहीं है, कांग्रेस का भी इंतजार है, क्योंकि तीनों राज्यों में विपक्ष में है, तो उनको भी इंतजार है कि अब किसका सामना करना पड़ेगा। दुबे जी, आपको क्या लग रहा है, क्यों देरी हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस को इंतजार है, कांग्रेस को किसी प्रकार का इंतजार नहीं है। ये इनका आंतरिक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कार्रवाई करे। लेकिन आपको एक संवैधानिक व्यवस्था बता देता हूँ। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि सब आला कमान तय करेंगे, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था तो ये है, विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो नेता राज्यपाल को अपना सौंपता है और सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करता है। और ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसके तहत इन लोग को काम करना चाहिए और करने की हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो इनकी आंतरिक व्यवस्था जो है जैसा है वो करें। हम छत्तीसगढ़ की बात तो तेलंगाना में क्या, तेलंगाना में क्या इसी व्यवस्था के तहत आपने चुना था? वहां विधायक दल ने अपना चुना और उसके बाद आलाकमान को भेजा, आलाकमान ने उसमें स्वीकृति दी है और उसके बाद जो सारे सहमत हुए तभी वहां मुख्यमंत्री चुना गया। देखिए, ये तो प्रक्रिया है, सभी को इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। बीजेपी में भी पर्यवेक्षक भेजेगी, नाम तय हो जाने के बाद जो है वो विधायक जो है उसको चुनेंगे उस नाम को, और उसके बाद जो है मुहर लगा दी जाएगी। बात आपकी कुछ हद तक सही है। अब 18 दिसंबर तक के सरकार बनना है और मेरे ख्याल से 2-4 दिन में, 5 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल। अनिल जी, क्या लगता है, संवैधानिक व्यवस्था तो जो है उस तरीके से नहीं, उल्टा होता है, यानी विधायकों को चुनना होता है नेता, लेकिन नेता जो है ऊपर से चुन के दिया जाता है और विधायकों को कहा जाता है कि भाई ये चुन के दे दिया, इस पर मुहर लगाओ। इसी व्यवस्था को, इसी को शायद सरप्राइज जो है इसी को कहते हैं। आपको क्या लगता है, क्यों देरी हो रही है? व्यवस्था की बात छोड़ दें आप, देरी क्यों हो रही है? और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसे मुख्यमंत्री बनना है, कौन से फार्मूले पे जो है वो चर्चा हो रही है, दावेदारी किसकी मजबूत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अपने दोनों साथियों की बात सुनी है। संदीप दुबे जी की बात ठीक है। मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि विधायक दल जिसको नेता मानेंगे सीएम वही बनेगा। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों को, क्योंकि ये तो प्रक्रिया है। लेकिन जो आपने कहा, प्रक्रिया ये भी है, जब केंद्रीय नेतृत्व सोचता है कि इस व्यक्ति को हमने आगे बढ़ाना है, वो विधायकों के बीच उनके पर्यवेक्षक जो जाएंगे उस नाम को रखेंगे और विधायक स्वीकृति दे देंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। जो देरी होने के 2 कारण हैं जो जहां तक मैं समझता हूं। एक, भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों राज्यों में एक से ज्यादा लोकप्रिय नेता का होना, यानी बहुत सारे नेता है जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ अटैचमेंट है और बहुत सारे नेता है जो सीएम बनने की योग्यता रखते हैं। दूसरा, मैं ये मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा नेता वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में देना चाहते हैं जो अगले 15 साल कम से कम राज्य का नेतृत्व दे सके, यानी लीड कर सके। उसको बाद अगले 15 साल तक उनको नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत ना समझे। तो ये सारा माथापच्ची इसके लिए है। हालांकि मेरा ये भी मानना है, मुकेश जी, जो आपने रिपोर्ट में भी बताया था कि जिन जिन चेहरों पे वो लगता है कि हमें ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो बाद में उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, वो कोई रिवोल्ट करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन मायूस होने की स्थिति में भी ना आए, इसलिए उन सबसे बातचीत की जा रही है। उनको बताया जा रहा, भाई आप नहीं हो सकते, आपको नहीं बना रहे, लेकिन हम जिसको भी बनाएंगे आपको साथ लेके चलेंगे, ताकि जो उनको जोर का झटका है वो धीरे से लगे। एक बात, 15 साल के लिए कौन कौन नेतृत्व दे सकता है, इस पे चर्चा करते हुए अगर अपन तीनों राज्यों को देखेंगे तो बारी बारी से अगर देखेंगे तो अगर मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने की सोचते हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बम्पर जीत हुई है उसमें केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी का जितना हाथ है उतना ही हाथ शिवराज चौहान और उसकी योजनाओं का है। आप शिवराज चौहान जी की योजनाएं, उनका कार्य करने का तरीका, उनकी जनता में बैठ को नकार नहीं सकते। तो आला कमान जो अभी देरी कर रहा है, अगर उनके मन में शिवराज चौहान को बदलने की बात है तो ये भी एक बात है, इसका कि नेगेटिव संदेश जनता के बीच ना चला जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव में इन तीनों राज्यों में करीबन 4 सीटों को छोड़कर सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी 2019 में। तो इस बार भी वो सारी सीटें जीतने की मंशा रखती है। इसलिए ये इस बात में अच्छे से सोच विचार कर रही है कि शिवराज चौहान जी को बदला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक,
अगर बदला जाए तो किससे बदला जाए, और शिवराज चौहान जी को ऐसा क्या दिया जाए जिससे जनता के बीच में चौहान जी को जो प्यार करते हैं, जो उनको मामा उनको भाई कहते हैं, उनके बीच नेगेटिव छवि ना जाए। तो एक तो ये है, और अब उनको बदला भी जा सकता है, तो मुझे लगता है वो ओबीसी नेता, उसके बदले ओबीसी नेता ही आएगा, फिर प्रहलाद पटेल के अलावा दूसरा नाम नहीं आएगा। हाँ, अगर युवा कोई चेहरा देना है तो ज्योतिराव सिंधिया को दे सकते हैं, जिसकी संभावना मैं कम मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है प्रहलाद पटेल ही हो सकते हैं अगर बदला जाएगा तो। युवा चेहरे के जो पे सिंधिया जी, देखिए हम लोग किसी चेहरे पे बात नहीं करते, हम लोग अनिल जी, हम लोग किसी चेहरे को बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि यही होंगे वही होंगे, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि भाई फार्मूला क्या तय हो रहा है, क्या 2024 के लिए अगर लड़ाई है ना, फार्मूला ये है मुकेश जी कि अगले 15 साल तक राज्य का नेतृत्व कौन देगा, इकलौता फार्मूला ये है भारतीय जनता पार्टी का। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कैरियर शैली को समझता हूँ, ऐसे ही राजस्थान में है। राजस्थान में मुझे लगता है अनिल जी, अगर आप 15 साल का फार्मूला रख रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जो आपका चुनाव है, वो 6 महीने के चुनाव से अगर दूर की दृष्टि अगर रखते हैं तो सकता है नजदीक में नुकसान हो जाए। आपने शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा, अगर आप 15 साल वाले फार्मूले में वो फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन 24 के फार्मूले में फिट बैठ रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फार्मूला जो है हम हर एक राज्य के हिसाब से अलग फार्मूला जो है मुझे लगता है कि तय करना होगा। यही कह रहा हूँ, हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, राजस्थान और मध्य छत्तीसगढ़ में तो 100% इसी फार्मूले पे काम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि शिवराज चौहान की लोकप्रियता सर चढ़ के बोल रही है, इतनी बम्पर सीट में शिवराज चौहान जी का 50% योगदान है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि उस पर ज्यादा विचार कर रहे हैं कि इसी को रिटेन करते हैं इस बार, अगली बार सोचेंगे बदलने का, या फिर शिवराज चौहान जी को ऐसा कोई सम्मानजनक काम दिया जाए जिससे क्षेत्र की जनता भी नाराज ना हो और हमारा जो फार्मूला है अगले 15 साल तक नया नेतृत्व का, उसको भी कामयाबी मिले। राजस्थान में भी यही चीज चल रहा है। राजस्थान में मैंने एक नाम दिया था आपको याद होगा, 1 महीने पहले हम मिले थे, अश्विनी वैष्णव का। कल तक ये चर्चा में नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं मीडिया में अश्विनी वैष्णव का नाम आ रहा है। मैंने आपको उस समय भी कहा था, योग्य प्रशासनिक छवि के आदमी माना जाते हैं, प्रधानमंत्री जी का बहुत निकट है, और प्रधानमंत्री जी लगता है अगले 15 साल तक अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरा नाम गजेंद्र शेखावत का हो सकता है, बाबा जी का नाम दे दो, बाबा बालकनाथ का हो सकता है। लेकिन इसमें मैं किसी लेकिन मैं अनिल जी मैं बोलूं, जो मैं 25 साल से बीजेपी कवर कर रहा हूं, और मेरा जो अनुभव है बीजेपी को कवर करने के दौरान, जो मैंने महसूस किया है कि जिसका भी नाम मीडिया में चला समझो उसका नाम कटा, यानी वो तो नहीं है। और ये जो नाम आप बता रहे हैं वो सारे नाम चल रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि ये नाम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव का नाम अभी आज ही चला है। नहीं, ये तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम भी जो है मतलब पहले दिन से चल रहा है, जिसे आपको 10 दिन पहले पता था, मीडिया वाले को भी पता था। मैंने तो शायद आपसे महीना 1.5 महीना पहले, हाँ बिल्कुल, महीना 1.5 महीना पहले आपने बताया था। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष या फिर ओपी चौधरी जी का नाम ज्यादा आगे चल रहा है रेणुका जी के मुकाबले। देखिए मुझे लगता है कि फार्मूला क्या होगा, ओबीसी होना, ओबी देखिए 2024 को ध्यान में, मुझे लग रहा है 15 साल वाला फार्मूला नहीं रखेंगे ये, क्योंकि अब सामने आपका 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव को लेकर के जो आपको दलितों को साधना है, आपको एसटी वर्ग को साधना है, आपको आधी आबादी जिस तरीके से आपको मध्य प्रदेश में आपका साथ दिया है, तो उनको साधते हुए आप कौन सा नाम तय करते हैं जो इस तीनों फॉर्मेट में फिट बैठते हैं, और उसी के आधार पर मुझे लगता है कि नाम जो है वो तय होगा। और ये जो है मुझे लगता है सरप्राइज नाम ऐसा भी नाम हो सकता है जो पहले से चले आ रहे हो, या नहीं तो कोई नया नाम हो सकता है। और तीनों स्टेट में जहां तक मेरी जानकारी है, चूंकि मैं नाम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उस फार्मूले में बहुत ही दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि जिसका नाम बोल दिया गया वो नाम नहीं होता है, और मैं चाहता हूं कि जो मैं जानता हूं वो हो जाए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं आप लोगों के सामने। लेकिन जो नाम चल रहा है उनमें से ये नाम नहीं है। मैं एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, संदीप जी के पास मैं जानना चाहूंगा, तीनों स्टेट में संदीप जी, मैं अगर 2024 की बात करें और ये तीनों स्टेट की बात करें, तो 2024 में इन तीनों स्टेट में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। क्या आपको लगता है बीजेपी जिस फार्मूले पे काम कर रही है, कांग्रेस को भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए? कांग्रेस अभी हार पर मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी? आप कह रहे हैं कि कोई भी चुने वो उनका इंटरनल मैटर है, डेफिनेटली उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जो भी चुन करके सामने आएगा उसका मुकाबला आपसे होगा। तो आपने क्या ये तय किया है, फार्मूला तय किया है, या आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि अब 6 महीने का केवल वक्त बचा है, और मुझे लगता है कि सारी पार्टियां चुनावी मोड में है और आप लोग भी गठबंधन तैयार कर रहे हैं। तो आपकी क्या, अगर मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आते हैं तो पहले से तय है आपका जो कि भाई उनसे तो लड़ते आ रहे हैं, आपने कोई नया चेहरा अगर आएगा तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी के कांग्रेस के पास है? क्या कोई किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ आएगी, या जो पुरानी स्ट्रैटेजी है उसी स्ट्रैटेजी पे रहे? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपकी चली नहीं है, आप बार बार मुंह की खाते रहें पुराने स्ट्रैटेजी पे। देखिए अभी जो है
कांग्रेस आला कमान जो है हार के विश्लेषण पर और हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री जी है वो दिल्ली जाके सब बातें कर रहे हैं। जो हारे हुए विधायक है और जो जीते हुए विधायक है उन सबसे चर्चा हो रही है, उसमें विश्लेषण कर रहा है। यही समय संक्रमण का होता है, संक्रमण काल जिसको कह सकते हैं, जिसमें हम अपना आत्मावलोकन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। हम ब्लॉक अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी सारे से जो है हम अभी बातचीत कर रहे हैं। और जैसे सीएम का चेहरा आएगा इनका और जिस प्रकार से सरकार एक गठन करेंगे, गठन करने के बाद इस बीच में हमारा अपना एक स्वरूप तय हो जाएगा लोकसभा के लिए। और उसके बाद इन्होंने जो गारंटी दी है, इन्होंने जो वादे किए हैं, ये इनका जो सरकार चलाने का फार्मूला होगा, ये सरकार में आते कि जो जो दावे एक दिन में करने की बात कर रहे हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसके पश्चात जो है हमारी कांग्रेस की रणनीति इनकी रणनीति से तय होगा कि हम आगे कैसे करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी तक के हमारी सरकार ने जो 5 साल काम किया है वो काम तो हमारे साथ रहेंगे, उसका आंकलन अभी इन लोगों का जो लगा स्टार्ट करने वाले हैं उससे करते हुए लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब आप पे आपकी जो रणनीति है उसमें इसका भी एक हिस्सा है कि बीजेपी का चेहरा कौन होता है और चेहरे के हिसाब से भी जो है आप अपनी रणनीति बनाएंगे, करेंगे। ठीक है सुमित जी, क्या आपको लगता है कब तक तय हो जाएगा? हालांकि हर एक राज्यों में जो है डेट अलग अलग है। क्या आपको लगता है पर्यवेक्षक ही तय करेंगे, आला कमान तय करेंगे? ये तो बिल्कुल तय है कि अब आला कमान ही तय करेंगे। पुराने नाम जो चल रहे हैं आप लोगों के हिसाब से, पुराने नाम जो चल रहे हैं, क्या उनमें से कोई हो सकता है या आप लोगों को इंस्ट्रक्शन कोई पार्टी से मिला है कि नाम पर कोई भी चर्चा कोई मीडिया में नहीं करेगा? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि शीर्ष नेतृत्व हमारी कोर कमेटी है वो उसका डिसीजन लेगी। और मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, कि अभी हो सकता है कि 2 दिन का समय लग जाए, लेकिन 2 दिन का समय लगने के बाद यदि लेकिन परिणाम अगर ठीक आते हैं, मुख्यमंत्री ऐसा बनता है कि जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी अनिल जी ने कहा कि 15-20 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जो राज्य का एक राजा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, अगर वो व्यक्ति नीतिज्ञ व्यक्ति होगा, युवा व्यक्ति होगा और वास्तव में काबिल व्यक्ति होगा तो इन सभी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो मैं फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि जैसा भूतकाल आप देखिए, पूर्व अपना उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, वहां ऐसा किया गया। और आप देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक थी, स्थिति मतलब नहीं थी, और उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ विजय हो रही है। ऐसा ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देख सकते हैं कि जैसा एक बार लीडर ऐसे आए कि 3 बार लगातार, कि 2014 में भी जीते, 19 में भी जीते और 24 में भी जीतने के कगार पे हैं, जहां पर विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो गई। जैसा भी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब से पूछा कि सारे लोग एक हो गए हैं इंडी गठबंधन के साथ में, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, अभी वो गठबंधन टूटने की कगार पे आ गया है। तो ये सभी चीजें मैं बोल रहा हूं कि एक लीडरशिप के कारण हो रहा है। और जो आप ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं फिर दोबारा निवेदन करूंगा कि ये जो डिसीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। जितना महत्वपूर्ण, ठीक है, जिसमें इसमें समय लगेगा और इससे डिसीजन महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा। अनिल जी, एक जो फार्मूला अभी जो देखने को मिला है कि जितने भी सांसदों को लड़ाया था बीजेपी ने, ये जो फार्मूला था सांसदों को विधानसभा लड़वाएंगे, उनमें सभी का इस्तीफा लिया गया है। यानी संदेश साफ है कि सांसद जो थे, मंत्री जो थे, उन सबको अपने अपने राज्यों में काम करना है। ये तो मैसेज बीजेपी ने दे दिया। अब जो लोग अभी केंद्र में, राज्य में काम कर रहे हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी केंद्र में कोई जगह जो है बीजेपी ने पहले से सोच रखा है और केंद्र के नेता को राज्य में और राज्य के नेताओं को केंद्र में लाने का, क्या आपको लग रहा है कि ये अभी तक का जो डेवलपमेंट है इसमें तो केवल एक चीज साफ है कि जो मंत्री थे, जो सांसद थे, उनको राज्य में जिम्मेदारी दी जाएगी और इसका संकेत उन्होंने दे दिया है पार्टी ने। क्या राज्य के नेताओं को आपको लगता है कि केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी? मैं वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, मैं इनके बारे में खास तौर पर पूछ रहा हूँ। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। ऐसा है, 2018 में जब ये तीनों राज्य हार गए थे भारतीय जनता पार्टी, तो मुकेश जी आपको ध्यान होगा इन तीनों नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। बिल्कुल, उन समय इन लोगों को संगठन में जगह दी गई थी, तीनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगर आज के दृष्टिकोण से सोचे तो यह बात तो पक्की है, जितने सांसद चुनाव लड़े और जीते, जिन जिन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो मैं मान के चलता हूं उनको वहां पे जो भी सरकार बनेगी, कम से कम उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिलने वाली है।
बिल्कुल, ये बात मुझे दावे से मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे चर्चा आपने रोक दी, हालांकि मैंने तो जो नाम गिनाए मैं मान के चलता हूँ उनमें से एक होने वाला है, लेकिन आपने कहा कि मत गिनाओ क्योंकि गिनाने से उनका नाम कट जाता है, तो मैंने आपकी बात मान ली है। लेकिन जितने सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया वो मंत्रिपरिषद में रहेंगे और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पहले सीएम रहे थे और उनको, क्योंकि नेचुरली जो पहले मुख्यमंत्री रहा था वो मंत्रिपरिषद में नहीं जाएगा, राज्य के मंत्रिपरिषद में नहीं जाएगा, तो यह हो सकता है कि उनको आप दिल्ली बुलाकर या तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में या फिर पार्टी संगठन में आप उनको महत्वपूर्ण जगह, ताकि उनका अहम को भी ठेस ना पहुंचे, उनके जो पुराना अनुभव है उसको भी पार्टी को लाभ मिले और सब जगह एक समन्वय की स्थिति बने। 2024 की आप जिक्र कर रहे थे कि पार्टी शायद ऐसा चेहरा ढूंढेगी जो 2024 में नैया पार लगा दे। मेरा आपसे यहाँ पे दो बातें बताने का आग्रह है। एक, 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी तीनों स्टेट्स में, तो भी 65 में से 62 सीटें 65 में से 62 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में। तो जब केंद्रीय लोकसभा का चुनाव आता है, पार्टी जब चुनाव लड़े जाती है, तो वहां पे जो जनता का मानस होता है बिल्कुल अलग किस्म का होता है। विधानसभा के चुनाव के समय वो कुछ और सोचती है और लोकसभा के चुनाव के समय कुछ नहीं और सोचती है। मैं ये मानता हूं देश में आज ऐसा माहौल है कि देश लोकसभा के चुनाव में देखते वक्त मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे ले जाना चाहता है, ऐसा जनता का मानस है। तो हो सकता है 65 में से 65 की 65 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत जाए। अगर इन तीनों राज्यों की बात करें, ओवरऑल पांचों की बात करें, तो उसमें तेलंगाना में जो पिछली बार 4 सीटें लोकसभा की जीती थी, इस बार मैं 8 से 10 सीटें मानता हूं लोकसभा की वहां पे भी जीत सकती है। यानी लोकसभा और बिल्कुल, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है, वहां पे सीटें भी बढ़ी है बीजेपी की। तो मुझे मैं यही कह रहा हूँ, तेलंगाना और मिजोरम में हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, वहां भी जीती है। आप देखिए वहां पे एक एमएलए सीट थी, आज 8 हो गई, और आप मिजोरम में देखिए वहां पे 1 से 2 हो गए और बिल्कुल वोट परसेंटेज ही बढ़ा है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता मैं एक चीज, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करना है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ और अनिल जी के बिला आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है कि आडवाणी और बीजेपी के जमाने के ये तीनों जो चेहरे हैं, आप शिवराज सिंह चौहान जी को लीजिए, वसुंधरा राजे को लीजिए या रमन सिंह जी को लीजिए, ये तीनों जो है आडवाणी और वाजपेयी के युग के मुख्यमंत्री हैं, उस काल के मुख्यमंत्री हैं, जिनको लग रहा है कि अगर इस बार उन्हें मौका नहीं दिएगा तो शायद उस युग की निशानी जो है अब इस फेज में खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि इनमें से तीनों लोग जो है वापस चले जाएंगे, नेपथ्य में चले जाएंगे, या आपको लगता है कि इन तीन में से शायद किसी को जिंदा रखा जाए राजनीति में भी आगे के लिए? नहीं, मुझे ऐसा मानना है मुकेश जी, आपने बड़े एक गहरा सवाल पूछा है, थोड़े से लाइट मोड में पूछा है, तो मैं गहरा जवाब दूंगा और लाइट मोड में ही दूंगा। मुझे ऐसा लगता है ये तीनों जब तक कि शीर्ष नेतृत्व के लिए एक सवाल ना बन जाए, एक प्रश्न चिन्ह ना बन जाए, तब तक उनको नेपथ्य में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें से शिवराज चौहान के सवाल बनने का सवाल नहीं है, वो बहुत ही सौम्य है। रमन सिंह का सवाल लिया, वो बहुत ही ज्यादा सौम्य है। एक वसुंधरा राजे ऐसे थी जिसको लगता था कि क्योंकि उसने लामबंद भी शुरू कर दिया था, गोलबंद भी शुरू कर दी थी, कुछ दुष्यंत जी के रिसोर्ट्स में कुछ विधायकों को इकट्ठा भी किया था, तो वहां से थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही थी, लेकिन उसको भी दिल्ली क्लब कर लिया गया। आज दिल्ली में जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में उसको ठीक से समझा दिया गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनको नेपथ्य में भेजने की नौबत है, क्योंकि वो उतने बड़े नहीं है कि नरेंद्र मोदी से बड़े हो सके। देखिए मुरली मनोहर जोशी और अटल जी की जो उसकी आडवाणी जी की जो चर्चा कर रहे हैं, वो उतने बड़े चेहरे थे कि नरेंद्र मोदी जी उनको गवर्न नहीं कर सकते थे, उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनको कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते थे, इसलिए वो नेपथ्य में चले गए। ये सारे वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं और बड़े अच्छे खुशी मन से मानते हैं। तो मुझे लगता है अभी इनमें राजनीति बची है, इनका सदुपयोग केंद्र में कर लिया जाएगा अगर राज्यों में जगह नहीं मिली तो। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल गर्ग जी आपका, और दुबे जी आपका, और सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े अपने अपनी बातें जो है हमारे साथ की। और ये जैसा कि अनिल गर्ग जी ने कहा कि अभी जो है ये जो तीनों जो दावेदार हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनमें राजनीति अभी बाकी है। इसलिए हो सकता है जो आला कमान है वो नाम बदल दें, चेहरे बदल दें, लेकिन इनकी राजनीति चूंकि इनमें अभी बाकी है, इसलिए इनका पोजीशन बदल जाए, इनकी जगह बदल जाए, लेकिन बीजेपी में ये महत्वपूर्ण बने रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।